नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। बदनसीबी का मैं कायल तो नहीं, लेकिन मैंने बरसात में जलते हुए घर देखे हैं। सोचिए, इन दो लाइनों के मर्म को समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी बरसात में कयामत का मंजर, सड़कों पर घुटनों तक पानी, पूरे प्रदेश में जान माल की हानि। खबरें आ रही हैं। ऐसे में यदि और बरसात हो गई तो क्या होगा हमारा आपका। बरसे तो मुसीबत, ना बरसे तो कयामत। बरसात का पानी जिंदगी की अलामत है, लेकिन क्या यह जिस पानी को बरसने के लिए लोगों ने मिन्नतें मांगी, भगवान के सामने गिड़गिड़ाए, दुआ मांगी, या यूं कहें कि क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, लेकिन जब बरसा तो सरकारी सिस्टम की कलई उतर गई। एयरपोर्ट, बस स्टैंड, नई डेवलप कॉलोनियां, पुल, सड़क, नाली, खरंजा, सब कुछ मुंह चढ़ाते नजर आए। सड़कों की तो छोड़िए, थोड़ी सी बरसात में लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया, बसें खराब हो गई। एयरपोर्ट से निकलकर पार्किंग में खड़ी कार तक पहुंचने में लोग तरबतर तो हुए ही, उनके पसीने छूट गए। जान माल की हानि की खबरें पूरे उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। ये जो दृश्य हमने खींचा है आपके सामने, वह उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। और जिस एयरपोर्ट की बात हम कर रहे हैं वो अमौसी एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, जो अब एक बहुत बड़े उद्योगपति की कंपनी चलाती है। सारा जिम्मेदारी उस पर है। और कई बात इस बात का भी जिक्र आ चुका है कि ये एयरपोर्ट दुनिया के कुछ बेहतरीन एयरपोर्ट बनने की दिशा में अग्रसर है, लेकिन हालात और हाल हवाल सबके सामने हैं। लखनऊ के ही दिलकुशा इलाके में एक पुराने मकान की दीवार गिरने से 9 लोगों की जान, ना जाने कितने मवेशियों को पूरे प्रदेश में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, ना जाने कितने लोगों ने बरसात के पानी में भीग कर रात गुजारी और बीमार हो गए। कहीं से 4 लोगों की मौत की खबर, कहीं से 3 लोगों की मौत की खबर। मरने वालों का आंकड़ा रात तक काफी आगे पहुंच गया है। बहरहाल कुछ ही देर की बारिश ने राजधानी लखनऊ को इस कदर लबालब कर दिया कि सिस्टम के रचयिताओं की आंखों का पानी भी एक तरीके से इस पानी से कहीं ज्यादा है। हालात जैसे पहले थे, हालात आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो फिर क्या विकास का इतना ढिंढोरा क्यों? फिर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के दावे क्यों? जब पुराने शहर और नए शहर में कोई फर्क ना हो, तो फिर मॉडर्नाइजेशन का ये दिव्य ज्ञान क्यों? विकास सिर्फ चौड़ी सड़क बनाकर उसे रंग पोत कर चमकाने का नाम नहीं है। विकास जल भराव ना होना, जल की निकासी होना, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम। मॉडर्न डेवलपमेंट का मतलब है जाड़ा गर्मी बरसात में का एक सा बिहेवियर, बर्ताव। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में आप जहां जाएंगे तो आपको एक स्वागत करता नजर आएगा। स्मार्ट सिटी फला शहर में आपका स्वागत है, स्मार्ट सिटी लखनऊ में आपका स्वागत है, स्मार्ट सिटी कानपुर में आपका स्वागत है, स्मार्ट सिटी गोरखपुर है, स्मार्ट सिटी आपका स्वागत है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन क्या स्मार्ट सिटी लिमिटेड का एक बोर्ड लग जाने से, सैकड़ों करोड़ का बजट पानी में मिल जाने से, या बारिश के पानी में बह जाने से, या बहुत सारे लोगों के पेट में चले जाने से क्या शहरों का विकास हो पाएगा? लखनऊ के हालात को लेकर अगर आप देखें तो ट्विटर इतना गर्म है कि कुछ कहने को नहीं। लखनऊ की कमिश्नर, जो डिविजनल कमिश्नर हैं, उनको घुटनों तक पानी में उतरना पड़ा। क्यों ऐसे हालात बने? लबालब सड़कें, लबालब गाड़ियां डूब गई, लोगों के घरों में पानी घुस गया। एक से एक पॉश कॉलोनी लबालब डूब गई।
शायद बहुत दिनों के बाद इस तरह का दृश्य देखा गया हो। हाल के वर्षों में इस तरह का दृश्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को नहीं मिला। यह भी कह सकते हैं कि हाल फिलहाल एक साथ इतनी तेज बारिश भी नहीं हुई होगी, ये तर्क लोग दे सकते हैं, लेकिन ये तर्क कुतर्क है, ये नाकारापन का प्रतीक है। और जब कभी शहरों का जो सिस्टम बिगड़ता है तो मेरा खून खौल जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत क्रुद्ध होता हूं, क्योंकि इसमें हमारी याद की उस एक आम आदमी की, एक लोअर मिडिल क्लास के, एक मिडिल क्लास के एक आम आदमी की जो गाढ़ी कमाई होती है ना, उससे जो इनकम टैक्स कटता है, उसका पैसा पानी की तरह बहाकर बड़े बड़े बोर्ड, बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े नेता अपने चेहरे चमकाते हैं। और बहुत बड़े बड़े अफसरान, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर अपनी बहुमंजिला इमारतें खड़ी करते हैं। मैं बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ में ये बात आज कह रहा हूं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी का दृश्य जो 2 दिनों से दिखा है, और खास तौर पर कल, वो दृश्य शर्मनाक है। जहां पूरी सरकार बैठी है वहां का दृश्य शर्मनाक है। आज मंथन इसी पर। लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर रोशन जैकब को क्यों उतरना पड़ा आखिर? कहां इसका मतलब है कि लखनऊ राजधानी के अफसरों ने वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, और इसमें केवल मौजूदा अफसरों को ही कोसने में काम नहीं चल जाएगा, या उनको जिम्मेदार ठहराने में नहीं काम चल जाएगा। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने अपने हिस्से का विकास किया और अपना भी अपने अपने हिस्से का विकास किया, गोमती नगर में गगनचुंबी इमारतें बनवा दी। अगर उनके घरों में आप जाएंगे तो देखेंगे आपके होश उड़ जाएंगे, ऐसे घर बनाए हैं। लेकिन शहर कैसा बनाया है सबके सामने है। लखनऊ में हमारे सहयोगी भरत सेठी ने नजारा पेश किया आप लोगों के लिए, एक कुछ तस्वीरें कैद की, कुछ लोगों से बातचीत की, उसे सुनिए। लखनऊ में आफत की बारिश ने जिस तरीके से कहर बरपाया है, 9 जिंदगियों को निगल लिया है, जिसमें 3 महिलाएं, 3 पुरुष और 3 बच्चे हैं। यही नहीं, लखनऊ में बारिश के बाद तमाम जो गलियां हैं, घरों के अंदर पानी पहुंचना शुरू हो गया है, और लगातार जो लोग हैं घर में रहते हैं वो पानी को निकालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इंदिरा नगर में मौजूद है हम, यहाँ पे एक घर है, लगातार यहाँ पे वाइपर के द्वारा लोग पानी निकाल रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, टुल्लू लगाया गया है कि यहाँ पे लोग जो पानी भरा हुआ है घर पे वो निकाला जा सके। प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं घर के अंदर से पानी निकालने के। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अपने कैमरामैन से कहेंगे आगे के विजुअल दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर पानी निकाला जा रहा है। वाइपर से पानी निकाल रहे हैं, और ये पानी कोई आंगन नहीं है, ये घर है, ये कमरा है जहाँ पे सोते हैं, वहाँ पर ये पूरा पानी भरा हुआ है और वाइपर से पानी निकाला जा रहा है। ये ड्राइंग रूम है, ये ड्राइंग रूम की स्थिति हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से सोफ़ा ऊपर रखा गया है, सोफे को तखत पर रखा गया है, और पानी जो है वो यहाँ पर भी भरा हुआ है। देख सकते हैं कि ये प्रॉपर पानी भरा हुआ है यहाँ पर, और टुल्लू का पाइप है पीछे लगा है जहाँ से पानी निकाला जा रहा है, पानी निकालने की कवायद की जा रही है। ये लखनऊ में जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर लगातार जो बारिश हुई है उसमें ये स्थिति जो है वो पैदा हुई है। ये एक घर नहीं, ऐसे अनेक घर हैं जहाँ पर लोग पानी अपने घरों से निकाल रहे हैं, और कहीं कहीं लखनऊ में पानी इस कदर भरा हुआ है कि सुबह से शाम तक उनका निकालना प्रयास जारी है, लेकिन पानी फिलहाल अभी तक नहीं निकल पाया है। लखनऊ के कई जगह, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी इस कदर भरा हुआ है कि वहां पर लोग नाव चला रहे हैं, अपने घर पर नाव बना के नाव को प्रॉपर चला रहे हैं। लेकिन अगर कह सकते हैं कि किस तरीके से जो ये अवस्थाएं हैं प्रशासन की, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनकी कमियों के कारण सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं, लोगों का घर पानी से भरा हुआ है, किस तरीके की समस्याएं आप झेलते हैं और क्या क्या पड़ता है सर आपको?
देखिए, ये समस्या हर साल हम लोग झेलते हैं। जब भी पानी बरसता है हमेशा पानी सबसे पहले इसी गली में भर जाता है। और अब जो पानी इधर से आ रहा है, ये सेक्टर 8 पे जो नाले को जोड़ दिया है इन्होंने, उसकी वजह से ये समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। और अदरवाइज़ पहले कुछ गनीमत थी। और नालियाँ इतनी पतली हैं और सब भरी हुई हैं, जिसकी वजह से पानी रुकता है और चलता नहीं है। ये क्या आपने प्रशासन से गुहार लगाई? हाँ, पार्षद के माध्यम से हमेशा कहते हो, जब भी पार्षद के प्रतिनिधि आते रहते हैं और वो देखते भी हैं और थोड़ी बहुत कार्रवाई करते भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सही हो पा रहा है, जिसकी वजह से समस्या है यहाँ पे। कई सालों से, जैसा आपने बताया 15 सालों से आप ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। 15 साल से सुनवाई नहीं हो रही। क्या आपने ऊपर के अधिकारियों से जानकारी बात करनी चाहिए? नहीं, ऊपर नहीं, पार्षद के माध्यम से ही होता है। कभी कभी अधिकारी यहाँ आए, दौरा किया तो उनको बताया भी गया है, बताया गया तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला उन्होंने। पानी की स्थिति आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी इस गली के अंदर पूरा पानी ही पानी है। हमारे साथ यहाँ पे एक और शख्स हैं, जानेंगे सर। घरों के अंदर भी है, सबके घरों में। बिल्कुल, घरों के अंदर भी पानी है। सर, स्थिति आपके घर में भी, आप वाइपर लेके जुटे थे, कितनी दिक्कतें आती है पानी घरों के अंदर जाता है? सीवर लाइन जो प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से सीवर से घर के अंदर पानी आ जाता है। घरों के अंदर पानी भर जाता है। अच्छा, तो क्या इंतजाम क्या प्रशासन द्वारा पहले किए जाते हैं कि नहीं किए जाते? कुछ तरीके आपने कभी क्या प्रशासन से बात करी है इसको लेकर? अधिकारियों तक पहुंचे हैं कि पानी की जो जल भराव की समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है उसको लेकर? जल भराव का बारे में बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ जी, फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, बताया जरूर गया। हमारे साथ और भी यहाँ शख्स हैं, उनसे बात करेंगे। आपके घर में भी पानी भर जाता है, लेवल यहाँ का डाउन है या सड़क बाद में बनी है, क्या कारण है भरने का पानी? सड़क तो कई सालों से वैसे भी नहीं बनी है और पानी अंदर जब चला जाता है तो बाहर निकलने का उसका कोई रास्ता नहीं है। सीवर से स्मेल जाती है और बहुत गंदगी जाती है, पानी पीने का नहीं होता है। और रात में 3 बजे से पानी भरा हुआ हम लोग सुबह से निकाल रहे हैं आज। और हाथों में भी देखिए इन्फेक्शन टाइप की वो जो हो रहा है और फंगस हो रहा है, इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और कंप्लेंट दें तो किसको दें, कोई सुनता है नहीं, कोई अधिकारी यहाँ नहीं आता। फिलहाल कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचता है, कंप्लेन दे तो किसको दे, इनका कहना है। लेकिन आपको बता दें कि लखनऊ में जिस तरीके से आज सुबह 9 लोगों की जो मौत हुई है बारिश के कारण, दीवार गिरने से, सरकार के पहले से कोई भी इंतजाम नहीं है, प्रशासन ने ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं किया है जिसके कारण ये समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं वो ना हो। हाँ, बारिश आती है, तमाम जो अधिकारी हैं वो निकलते हैं फील्ड पर और जायजा लेते हैं। उनको शायद ये पहले ही निकलना चाहिए फील्ड पर और पहले ही जायजा लेना चाहिए कि क्या क्या दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं बारिश आने के बाद। अगर वो फील्ड पे निकलते तो शायद ये जब समस्याएं जो क्षेत्रवासी हैं वो फेस कर रहे हैं वो फेस ना कर पाते। इस समय हम इंदिरा नगर में ही हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये टुल्लू लगाकर पानी को निकाला जा रहा है। लगातार पानी को निकालने का प्रयास है और अंदर मैडम जो हैं वो वाइपर के थ्रू कमरों से पानी निकाल रही हैं। किस तरीके से नालियाँ पूरी भरी हुई हैं, नालियाँ चौक हो गई हैं। अगर शायद नालियाँ चौक नहीं होती हैं तो पानी की जो जल भराव की जो समस्या है वो उत्पन्न ना होती। पूरा पानी क्षेत्र में था, वो खुद जो यहाँ लोग रहते हैं, जो निवासी हैं, उन्होंने कड़ी मेहनत करके पानी को रोड से कम किया है। कितनी दिक्कतें आती है? बारिश आ जाती है, पानी भर गया यहाँ पे, पानी बहुत भर गया, 8 इंच 9 इंच पानी अंदर कमरे तक पानी भरा, पानी सूर सब कपड़े वपड़े सब बर्बाद। अच्छा, तो क्या कैसे, कितनी देर लगी निकालने में और कितना निकालने में? यहाँ कम से कम 4 घंटा निकला। जब वहाँ उधर पंप चालू हुआ तो 4-5 घंटा लगी। 4-5 घंटा। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आपके घर की बाउंड्री के साथ जो जगह है वहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा जल भराव है, पूरा भरा है। बारिशों में अक्सर स्थिति हो जाती है। बिल्कुल 8 इंच तक जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पानी यहाँ भर गया था और अभी भी जो मैडम है घर के अंदर भर गया था 8 इंच, तो अभी भी जो मैडम है वो पानी लगातार वाइपर से निकाल रही हैं। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से भी लगातार पानी को मोटर के द्वारा निकाला जा रहा है। ये अक्सर ये जो दिक्कतें हैं वो पैदा होती हैं बारिशों के जो दिनों में, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। जब बारिशें हो जाती हैं तब तो तमाम अधिकारी हैं वो सड़कों पर आते हैं, वो फील्ड पर उतरते हैं, तब जन समस्याओं को लेकर बातें सुनते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। लेकिन उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि किस तरीके से जो बारिश के जो हाल हुआ है, चाहे वो लखनऊ एयरपोर्ट की बात करें, चाहे गोमती नगर की बात करें, चाहे पूरे लखनऊ की बात करें, शायद ही कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पर जल भराव देखने को नहीं मिला है। फिलहाल अब क्या होगा, जो नुकसान इन लोगों का हुआ है उसका कौन भुगतान करेगा, या फिर अब जो बातें अभी हैं जो फाइलों में आगे दब के रह जाएंगी, क्या जिम्मेदार अधिकारियों के नाम सामने आएंगे या फिर अपना पल्ला झाड़ते हुए अधिकारी नजर आएंगे। भरत सेठी की न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। बहुत सारे इलाकों में हमारे सहयोगियों ने जायजा लिया और एक तस्वीर रखी
बहुत सारे जो विजुअल हैं, बहुत सारी तस्वीरें, चाहे वो इको गार्डन की हों, चाहे मुख्यमंत्री आवास के आसपास की हों, जो बहुत पॉश इलाके हैं, बहुत सारे जो बड़े प्रमुख इलाके हैं, उन इलाकों की तस्वीरें हमारे सहयोगियों ने रखी। वो दृश्य बड़े भयावह और नाकारापन का प्रतीक नज़र आ रहे थे। कुल मिलाकर अगर लखनऊ की कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब को पानी में उतरना पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि हालात क्या रहे होंगे, क्या स्थितियां होंगी। ये तस्वीरें आपको इस बगल वाली खिड़की में दिख रही होंगी, जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, कि क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं और किस तरीके से ये हालात बन गए हैं। ये विषय टीवी के लिए, मीडिया के लिए, शायद जो खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बड़ा नीरस विषय है कि पानी, सड़क, नाली, खड़ंजा, जल भराव, इस पर कौन बात करे, क्योंकि इस पर कोई टीआरपी या स्पार्क नहीं होता टीवी के लिए। और टीवी के संपादकों को स्पार्क चाहिए, तभी स्पार्क होगा, तभी टीआरपी होगी। लेकिन हमारे जैसे पत्रकारों के लिए, जो एक बहुत ही सामान्य से अदने से पत्रकार हैं, हमारे लिए ये सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी टीआरपी का ही मुद्दा है। हमें इस बात की परवाह नहीं रहती कि स्पार्क हमें मिलेगा कि नहीं, टीआरपी में के न्यूज़ का नंबर आगे बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि हमारा जो मूल उद्देश्य है वो जनता के लिए काम करना है। ये पत्रकारिता जनता के लिए हम करते हैं, ना कि किसी सिस्टम के लिए, ना किसी सरकार के लिए। तो ये तस्वीर दिखाना बड़ा जरूरी था। और एक तरीके से जब ये असली तस्वीर सरकारें देखेंगे, सिस्टम देखेगा, तो मुझे लगता है कि उसको भी लगेगा कि जो हमारी भूमिका है उसका हम निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मंथन, इसीलिए आज हमने, बहुत सारे विषय थे, बड़े स्पार्किंग विषय थे, लेकिन आज मैंने इस बात को ही, हमारी टीम ने और हमने इस बात को डिसाइड किया कि मंथन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रदेश के जो स्मार्ट सिटी हैं उनके हाल पर हम आज बात करेंगे, मंथन करेंगे। बहुत सारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर अनीस अंसारी साहब का, पूर्व बहुत सीनियर आईएएस रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जो बहुत वरिष्ठ पदों पर डॉक्टर साहब रहे हैं और तमाम प्राधिकरणों, तमाम जो सिस्टम है नगर विकास से जुड़ा, उसमें बहुत काम किए हैं। डॉक्टर अनीस अंसारी साहब थोड़ी देर में भी जुड़ेंगे, भी स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहे हैं। इंजीनियर जनक प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंजीनियर साहब बहुत स्वागत। आप आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन पेशे से इंजीनियर हैं। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही प्रखर प्रवक्ता शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत वरिष्ठ नेता। शबनम जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। चंद्रेश कुमार सिंह हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। और इस पूरे विषय में एक खास तौर पर रोशनी डालने के लिए शबी हैदर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं और विशेषज्ञ के तौर पर हमने उनको आज आमंत्रित किया है। सभी साहब बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत खैर मकदम आपका। पहला जो सवाल है वो सभी साहब से ही हम लेंगे कि शबी हैदर जी, कुल मिलाकर अनीस अंसारी साहब मुझे लगता है जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका अनीस अंसारी साहब। अनीस अंसारी साहब ने बहुत काम उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए किया है और बहुत नगर विकास, आवास, इस तमाम चीज़ों पर करते हुए शीर्ष पदों पर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं और बहुत साइजगी से, बहुत संजीदी तरीके से अपने विचारों को वो रखते हैं। शबी हैदर साहब से मेरा यही सवाल है कि शबी हैदर साहब, ये जब इस तरीके के दृश्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पूरी सरकार है, सिस्टम है, शासन है, प्रशासन है, तंत्र है, वहां इस तरीके की बिल्कुल ऐसी स्थिति कि बस नाव चलवाइए, वो वाली स्थिति, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्या स्थितियां हैं, क्यों हुआ ये, यह हर साल होता है, यह पहली बार हम लोगों की नजर इस पर पड़ गई है? जब भी बरसात आती है तो हर साल भी ऐसा कुछ होता है। सभी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाया जाए सभी साहब का। कैन यू हियर मी? जी बोलिए। सुनाई दे रहा है, हमें आपको सुनाई दे रहा है, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो बात शुरू की थी स्मार्ट सिटी और स्मार्ट पार्क और ये सब बनने के लिए, इन सब काम को शुरू करने के लिए वो लोग भी स्मार्ट होने चाहिए। जो टीम होती है दैट शुड बी स्मार्ट। जो स्मार्ट होंगे तभी हर चीज स्मार्ट बन पाएगी। अब मैं बात शुरू करता हूँ कि ये वाटर लॉगिंग होती क्यों है। वाटर लॉगिंग एक सर्टेन कैचमेंट एरिया में वॉल्यूम ऑफ वाटर को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन की जाती है। नाली को स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है या छोटी ड्रेन है, इनको किया जाता है।
कभी कभी पानी उस अनुमान से ज्यादा आ जाता है सड़कों पर, तो वो ये भराव की समस्या हो जाती है। लेकिन अगर हम उसका स्लोप और डिस्चार्ज के लिए और डिस्पोजल के लिए सही स्कीम बना ले और सही से सड़क बना ले, तो थोड़े टाइम में इट विल टेक 4 आवर 10 आवर, तो पानी निकल जाता है। तो इसके लिए आपको डिजाइन करना बहुत जरूरी है, सही से डिजाइन करना, स्मार्टली डिजाइन करना जरूरी है। सभी साहब, इतनी छोटी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती क्या? इतने बड़े आपने बड़े सरल शब्दों में बता दिया, और इतने बड़े बड़े लोग वहां लगे होते हैं, शासन प्रशासन विभाग, जो पाइप ढोने वाला अलग विभाग, पाइप डालने वाला अलग विभाग, एक से एक इंजीनियरों की फौज। ये इतनी सरल बात लोगों की समझ में अगर आ गई होती तो मुझे लगता है राजधानी जो बिल्कुल डूबती नजर आई वहां पर, ये ऐसी स्थिति नहीं होती। और पूरे उत्तर प्रदेश की जो स्मार्ट सिटी का हमने जिक्र किया, सभी का हाल है यही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल रिटायर हो चुका हूं, तो मुझे अब सच बोलने में कोई डर नहीं है किसी से किसी बात का। हाँ, बड़ी दिक्कत होती है सेवा में रह के, बड़ी दिक्कत होती है, कुछ लोग ही बोल पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है जी। बड़े बड़े अधिकारी मेरे सामने बैठे हैं, मुझे बोलने में जरा थोड़ा हिचक भी होगी। लेकिन अगर बात यह है कि ये ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी जाए ना इस इंजीनियरिंग काम से, तो बहुत से अच्छे काम होंगे। जितने भी इंजीनियर और जेई और एई टहल रहे हैं ना, सब टेक्निकली एक्सपर्ट होते हैं। अगर ये अपने आप काम करा है और उसको मानकों को स्पेसिफिकेशन को पूरा करे, तो कोई वजह नहीं है कि कहीं पे वाटर लॉगिंग हो जाएगी, या कहीं पे किसी बिल्डिंग में क्रैक आ जाएगा, या कोई सीमेंट आपका दीवारों से उतरने लगेगा। ये सारा सिस्टम जो है, बिकॉज हमने एक ठेकेदारी प्रथा कर दी है, और उसमें मुझे कहने में हर्ज नहीं है, बहुत समाज के बहुत से वर्ग इसमें शामिल है। तो उसी तरह से होता है कि एक बार ठेका दे दिया, कितने % पे दिया है, क्या दिया है, कहाँ से फोन आते हैं कि साहब इनको दे दीजिए, उनको दे दीजिए। अब मुझे पता नहीं आजकल क्या हालात है, लेकिन वही हालात हैं, हालात वही हैं सभी साहब, हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। तो सुनने में बड़ा राम राज आ गया है, इस टाइम बड़े काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। ठीक बात है। चर्चा में डॉक्टर अनीस अंसारी साहब को शामिल करते हैं। अनीस अंसारी साहब कलेक्टर से लेके बहुत एपीसी तक बहुत शीर्ष पदों पर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं। एक ऐसे अधिकारी के रूप में मैं उनको जानता हूं कि उनकी एक शाख ब्यूरोक्रेसी में और समाज में रही है, और आपने डेवलपमेंट का भी बहुत काम कराया, बहुत सारी कॉलोनियां डेवलप कराई हैं उत्तर प्रदेश में, विकास प्राधिकरणों में रहते हुए प्रशासक के रूप में, और तमाम जगह जहां तक मैं जानता हूं अनीस अंसारी साहब के बारे में। डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, आप प्लानिंग के स्तर पर जरा कुछ रोशनी डालिए, कुछ प्रकाश डालिए कि प्लानिंग के स्तर पर कहाँ चूक होती है जो इस तरह की चीजें होती हैं। आजकल मैं देख रहा हूं लगातार शहरों में बड़े चमकीले बोर्ड लगे हैं, स्मार्ट सिटी कानपुर में आपका स्वागत, स्मार्ट सिटी गोरखपुर में आपका स्वागत, स्मार्ट सिटी लखनऊ में बहुत आपका स्वागत। लेकिन उन जो शहरों की स्मार्टनेस नहीं दिखती है, जरा सी अगर बारिश होती है तो उनका चेहरा खुरदुरा नजर आता है। अनीस अंसारी साहब, और यहां लखनऊ में तो हद ही हो गई, पूरे प्रदेश में पानी भरा है और स्थिति बदतर नजर आई है। तो प्लानिंग के लेवल पर कहां चूक होती है, किस तरह लोगों को काम करना चाहिए? मंथन का विषय केवल ये नहीं कि हम किसी की निंदा आलोचना ही करें, सजेस्ट भी करें, इसीलिए हमने आज एक्सपर्ट पैनल को बुलाया है। डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, लखनऊ में क्योंकि बहुत ही फास्ट ग्रोइंग टाउन है, पूरे यूपी में सबसे ज्यादा आबादी का जो घनत्व है और बढ़ रही है आबादी, वो लखनऊ में है। कैपिटल टाउन होने की वजह से, शिक्षा की फैसिलिटीज होने की वजह से, और मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी, तो बहुत से लोग, खासतौर से ईस्टर्न यूपी के लोग बहुत यहाँ आ रहे हैं। जिस रफ्तार से आबादी यहाँ बढ़ी है या बढ़ रही है, उस रफ्तार से यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहरी, जिसमें ड्रेनेज और सीवरेज का बहुत बड़ा महत्व है, वो बहुत कम है। मेरा मोटा अंदाजा है कि शायद पूरी आबादी के हिसाब से या एरिया के हिसाब से देखें तो 30% से ज़्यादा सीवर यहाँ पर नहीं है। तो एक तो डिज़ाइन की ये कमी है कि जो सीवरेज सिस्टम ब्रिटिश पीरियड में चलाया गया था, अभी उसमें कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं हुआ। तो मायावती जी के ज़माने में थोड़ा सा काम हुआ था, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। तो इस पर तो गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। किसी बड़े मल्टीनेशनल जैसे आपका वर्ल्ड बैंक है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन लोगों से बात करके सस्ते रेट पर 30 साल की उनका पीरियड होता है, उसमें 1% 2% के ब्याज पर लोन मिल जाता है। तो लोन लेके नगर महापालिकाओं को, सरकार को चाहिए कि स्कीमें दे ताकि जो एरिया छूटे हुए वो कवर हो।
ये लॉन्ग टर्म बात हो गई। इसमें एक चीज और गड़बड़ ये है कि मेंटेनेंस मुझे लग रहा है कि पुअर हो गया है, चाहे वो ठेकेदारी के सिस्टम की वजह से हो या लापरवाही की वजह से हो, दोनों वजह भी हो सकती है। क्योंकि आमतौर से सरकारें चाहे जिस पार्टी की हो, वो इसके मार्च के महीने से लिखना शुरू करती है कि इसकी ड्रिल करिए, यानी इसका जो एक पूरा प्रोटोकॉल है कि बाढ़ आएगी तो कैसे संभाला जाएगा, हर जिले में इसकी एक्सरसाइज होती है, और खासतौर से नगर महापालिकाओं में। तो लखनऊ में भी इसकी ड्रिल हुई होगी। अप्रैल तक सारी जो नालियां हैं, सीवेज हैं, इन सब के ड्रेन्स को साफ करने का इंतजाम हो जाना चाहिए था। बहुत सी जगहों पर नालियों पे लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं अनअथराइज्ड, दुकान बढ़ा ली या कुछ और चीज रख दी, उससे पानी का बहाव रुक जाता है, उसको हटवाना चाहिए था। बहुत सी जगहों पर मुझे लगता है अनीस अंसारी साहब जो सिस्टम, मुझे लगता है कुछ इंटरनेट में कोई समस्या आ रही है, मुझे लगता है। हाँ, मुझे लगता है कि कोई साहब जो है वो आ गए बीच में फोन करने, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेट मी एंड जी कंप्लीट करिए अनीस अंसारी साहब, कंप्लीट करिए प्लीज। जी मैं अर्ज कर रहा था कि प्लानिंग स्टेज से ज्यादा जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको संभाल के रखना, उसको मेंटेन करना, इस पे अगर तवज्जो दी जाती तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती जो आज का। लेकिन जो कल से हुआ है लखनऊ में या और शहर। चलिए एक बार फिर लग रहा है कि कुछ तकनीकी व्यवधान है और एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो पूर्व आईपीएस और अधिकार सेना के मुखिया अमिताभ ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, वो भी लखनऊ के बासिंदे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के दरमियान एक मैं खबर देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे भी बारिश के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं, यानी येलो अलर्ट जारी है और 24 घंटे में जो आने वाला वक्त है 24 घंटे का, उस वक्फा में भयंकर भीषण बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने ऐसा अलर्ट जारी किया है। तो अभी जब कल और एक दो दिन की बारिश में ये हाल है जिस पर हम चर्चा करना पड़ रहा है, और बहुत ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे अनीस अंसारी साहब ने इस बात को फरमाया कि भाई
पूरे लखनऊ में जो आबादी का घनत्व तो लगातार बढ़ रहा है, पूर्वांचल से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उसकी वजह उन्होंने बताई मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, रहने का जो इंफ्रा ठीक ठाक लोगों को है, पढ़ाई का एजुकेशन भी अच्छा है, ये सब सारी चीज़ों को लेकर लोग बस रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से इंतजामात नहीं हुए हैं। और जो सीवर की बात है वो कह रहे हैं भाई 30% से ज़्यादा सीवर सिस्टम वहाँ पर वर्किंग नहीं है। वो एक लॉन्ग टर्म की योजना बता रहे हैं, चूँकि बहुत प्लानिंग में बहुत काम किया है हनीस अंसारी साहब ने और टॉप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो प्लानिंग के लिहाज से वो बता रहे हैं कि भाई वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक से कुछ कम ब्याज पर लोन लेकर सरकारें आगे की प्लानिंग कर सकती हैं, वरना बहुत भयानक स्थिति होने जा रही है। इसी तरीके से एक्सपर्ट सभी हैदर साहब जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई जो ठेकेदारी प्रथा है ये इसको सबसे बड़ा जो शब्द बड़ा खराब है, कोढ़ में खाज, लेकिन कह रहा हूं मैं वही वाली स्थिति है। इस दौरान अधिकार सेना के प्रमुख और पूर्व आईपीएस अधिकारी, बहुत वरिष्ठ अधिकारी, बहुत चर्चित अधिकारी रहे अमिताभ ठाकुर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ ठाकुर साहब बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार वक्त देने के लिए। अमिताभ जी भी लखनऊ के बासिंदे हैं और लखनऊ का हाल आपने अमिताभ जी देखा होगा। हनीस अंसारी साहब ने कहा कि भाई प्लानिंग नहीं है और इधर मेंटेनेंस बहुत घटिया हो गया है और लॉन्ग टर्म सरकार को करना चाहिए। एक बहुत प्लानर के रूप में, एक बहुत अधिकारी के रूप में जो उन्होंने उत्तर प्रदेश का अध्ययन किया, देखा, उन्होंने बताया। ठेकेदारी को लेकर भी एक्सपर्ट ने बात की। अमिताभ जी, क्या ये स्थितियां क्यों बनी? ये एक दिन में तो स्थितियां बनी नहीं मुझे लगता है, और लखनऊ बिल्कुल एक तरीके से सागर जैसा दृश्य नजर आ रहा था मुझे, कहीं यहां कार डूबी, कहीं वहां डूबी, हाहाकार मचा हुआ नजर आया। देखिए, इसमें मेरा यह मानना है कि एक तो एक्ट ऑफ गॉड होता है, निश्चित रूप से एक्ट ऑफ गॉड एक चीज होता है, और ये कहना कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं होता है, सच्चाई को झुठलाना होगा। लेकिन उसके साथ साथ यह भी एक सच्चाई है कि एक्ट ऑफ मैन यहाँ पर इतना दूषित है, प्रदूषित है और भ्रष्ट है कि वो कई बार एक्ट ऑफ गॉड के बिना भी अपना काम बना रहा है। करोड़ों रुपए नगर निगम लखनऊ की बात करें, कल मैं आपके कानपुर में था, कानपुर की बात करें, लखनऊ की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, लखनऊ की बात करें, एक्ट ऑफ मैन, बड़े बड़े ओहदेकार बैठे हुए हैं, नगर निगम में हैं, उनके आयुक्त हैं, उपायुक्त हैं, सहायक आयुक्त हैं, दुनिया भर के सफाई कर्मी हैं, गैंग्स हैं, सब कुछ है, सबों के पैसे निकल रहे हैं, सबों के लिए सीवर की सफाई कागज पे हो रही है। यदि वास्तव में वो सफाई मौके पे हुई होती तो आज यह दशा नहीं हुई होती जो दिख रही है। आखिर इतनी जल्दी, इतने कम समय में, एक ही दिन की बारिश में स्थिति क्यों आ गई, यह अपने आप में एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई उत्तर सरकार के पास नहीं है। सरकार अपनी पीठ थपथपाने के अलावा सरकार के पास कोई काम नहीं है। मौजूदा सरकार, हर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन मौजूदा सरकार ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं अपनी पीठ थपथपाने की। हर चीज में पीठ थपथपाई है, लेकिन जो सच्चाइयां हैं जमीन की, एक ही दिन की बारिश में आखिर सारी पोल पट्टी जिसको कहते हैं, सारी पोल पट्टी क्यों खुल गई, सारी हकीकतें क्यों सामने आ गई, इन बातों को मुझे लगता है यदि सरकार वास्तव में कहीं ना कहीं चिंता करती है, सच्चाइयों को जानना चाहती है, बेहतर स्थिति बनाना चाहती है, तो उन्हें इस मामले में तत्काल जांच करानी चाहिए। जिन्होंने घोटाला और गबन किया, चाहे महापौर हो, नगर आयुक्त हो, जो भी हो, जिन्होंने उसके नाम पे भारी पैसा वसूला और सफाई मौके पे कुछ और निकली, एक ही दिन बाद नगर आयुक्त को, डीएम को लिख के देना पड़ा कि जल जमाव है, हम हाथ उठा रहे हैं। उसके लिए कहीं तो जिम्मेदारी नियत हो। हमारा यह मानना है, अधिकार सेना का यह मानना है कि आप हर चीज का, देखिए, आप चाहिए तो हर चीज में लीपापोती कर दीजिए। आप अभी सरकार हैं, आपको हक है लीपापोती करने का। अभी आपके लोग ही गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, संगीतकार, गीतकार सब आप हैं। लेकिन जनता आपके संगीत को बहुत से बहुत 5 साल 10 साल सुनेगी, लेकिन सच्चाइयां सामने आ रही हैं, लोग जान रहे हैं। यदि आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो जिम्मेदारी, अमिताभ जी उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, ये हमारी मांग है। कानपुर में, लखनऊ में और जहां जहां यह बेसुध स्थिति बनी है, वहां अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें, यदि आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, और नहीं तो तंत्र आपके हाथ में है।
आपकी जो इच्छा हो करें, सब अच्छा है। यह जरूर है कि आप इस सरकार ने एक और काम कर दिया है कि बोलना मना है। महात्मा गांधी के शिष्यों की तरह जीवन जिए तो आप स्वस्थ रहिएगा, थोड़ा भी आप दाएं बाएं होइए। तो जैसे मैं 7 महीने इसीलिए काट आया कि मैंने यह इतनी बड़ी हिमाकत मैंने कर दी थी कि मैंने कहा था कि मैं फलां के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। यदि चुनाव लड़ने की कोशिश करना या सोचना या एक आदमी को 7 साल दे सकता है, तो सरकार जो मुझे लगता है जो पानी की समस्या और जल भराव की समस्या जो बोलेगा वो तो 7 साल तक अंदर रहेगा। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। आपकी पूरी बात आ गई। इंजीनियर जनक प्रसाद जी, अमिताभ जी ने कहा कि इसकी जड़ भ्रष्टाचार है, और आमतौर पर जनता भी जब पानी भरा देखती है और अव्यवस्था देखती है तो गाली देती है, कहती है सब भ्रष्ट हो गए हैं। इंजीनियर साहब, इंजीनियर जनक प्रसाद जी, आवाज आ रही सर? आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। अच्छा, जो सभी साथियों ने इशारों में एक बात कही है, जिसका रूट कॉज जो है, जो हम देखते हैं वो रूट कॉज जो है वो भ्रष्टाचार है, जहां तक मेरे को समझ में आता है। आप देखिए ना, एक ठेकेदार, दूसरे ठेकेदार, तीसरा ठेकेदार, एक ही प्रोजेक्ट में 3-3 ठेकेदार हो जाते हैं। और हमारे अरविंद जी का कहना है कि इस देश में जो भ्रष्टाचार है वो एक देश को दीमक की तरह खत्म करता जा रहा है। जिस प्रकार से एक आम आदमी पार्टी ने गुजरात में वहां के कार्यकर्ताओं ने कैंपेन चलाई थी कि पौवे में बिक जाओगे, गड्ढे में चल के आओगे, ऐसे एक कैंपेन चलाई थी रोड पे, आप सोशल मीडिया बड़ा वायरल हुआ था। तो हमारे टैक्स, एक पैसे जो हम टैक्स जनता देती है, आप एक रिक्शे वाला भी जब माचिस खरीदता है ना, उसको भी 18% जीएसटी पे करके आ रहा है। तो उस टैक्स के पैसे को कैसे लूट करा जा रहा है, पैसे की कमी नहीं है। अरविंद जी ने साफ कहा है कि पैसे की कमी सरकारों के पास नहीं होती है, केवल और केवल जो प्रॉब्लम है वो इनकी नीयत की प्रॉब्लम है। जिस प्रकार से मैं आपको एक उदाहरण, जिस प्रकार से जेब कतरे होते हैं ना, जब किसी की जेब कटती है तो बस में चढ़ता है या उतरेगा, ट्रेन में चढ़ेगा या उतरेगा, तो 5-6 लोग का गिरोह होता है। वो गिरोह क्या करते, एक आदमी एक्सपर्ट जो होता है वो जेब काटने वाला होता है, और 5 लोग जो होते हैं वो आपको धक्का देंगे। आपका सर्टेन टाइम पे दिमाग जो है वो धक्के में चला जाता है और उस समय आपकी जेब कट जाती है। जो आपके देश में, आपके प्रदेश को जो जीएसटी इकट्ठी हो रही है ना, वो 80 और 20 के लड़ाई में आपकी जेब काट ली जाती है। आपके बच्चों की शिक्षा खत्म करी जा रही है। आप हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए, आप सीवरेज का हाल देख लीजिए, ये तो बहुत उदाहरण है। आप इनको याद दिला दीजिए अभी बीजेपी वालों को कि जब कोरोना आया था तो क्या स्थिति थी। अभी सारे सवालों का जवाब देंगी शबनम जी, एक नोट कर रही हैं, हर व्यक्ति मतलब के सवालों का जवाब वो नोट कर रही, भी देंगी, जवाब देंगे। कमीशन तय हो जाते हैं जब एक प्रोजेक्ट आता है ना, उसके सबके कमीशन तय जाते हैं। अरविंद जी ने देखिए ना, जो 300 करोड़ का फ्लाईओवर है वहां दिल्ली में वो 120 करोड़ बचा ले जाते हैं। यहाँ पे नहीं, योगी जी ने भी बचाया, एक्सप्रेस रोड पे बचाया। भाई आप क्या बात कर रहे हैं, योगी जी ने बहुत पैसे बचाए हैं। अभी शबनम जी बताएंगे कितने बचाए हैं। उनको बताएंगे, अच्छा लगेगा बताएंगे तो। लेकिन अगर बचाया है तो ये हो क्या रहा है, फिर पानी कहां से भर गया है, फिर पानी कहां से भरा। चलिए पूछ लेते हैं, चंद्रेश कुमार सिंह से पूछ लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रेश जी, इसके मूल में क्या, इसमें इसकी मूल वजह क्या आप मानते हैं? फिर शबनम जी के पास जाएंगे, काफी देर से वो इंतजार कर रही हैं। जी देखिए, पूर्व वक्ताओं से अभी अमिताभ ठाकुर जी ने, अनीश जी ने और भी वक्ताओं ने, हैदर जी ने जो बातें कही, उनकी बातों से मैं पूर्ण रूप से सहमत व्यक्त करते हुए 2-3 बातें आपसे कहूंगा और बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे। और मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता भी इसको ईमानदारी पूर्वक सुनने का कार्य करे। यदि देश में राजनीतिक और प्रशासनिक जो स्ट्रक्चर है वो सही से अपना कार्य करे तो ग्रामीण और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे संविधान में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। यदि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना है तो उसके लिए पंचायतें बनी है, नगर निगम है, ग्राम पंचायतें हैं। वहां जो भ्रष्टाचार है वो सबसे बड़ी समस्या है। और एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में
पहले कॉलोनियां बन जाती हैं, बाकी व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बाद में होता है। ये एक दूरदर्शिता की कमी है और बहुत बड़ी समस्याएं इस कारण से भी उत्पन्न होती हैं। आपको शहर का विस्तार करना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, आवश्यक सुविधाएं क्या होंगी, कहां पर हेल्थ फैसिलिटीज होगा, कहां पर फायर की ब्रिगेड की सर्विस होगी, कहां पर सीवर होगा, कहां पे आपका पुलिया होगा। ये सारी व्यवस्था सरकार को व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए और इसके लिए सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी है ऑलरेडी। लेकिन यदि आप निष्क्रिय हैं और अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो समस्याओं का आना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने गांव से लेकर शहर से लेकर केंद्र से लेकर राज्य तक हर जगह व्यवस्था बनाई है। एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो काम नहीं कर रहा है, वह निष्क्रिय है, उसमें दूरदर्शिता का अभाव है। यदि सरकारें 5 साल सिर्फ इसलिए व्यस्त रहेंगी कि अगली बार उनको सरकार में कैसे आना है, तो नाली, सीवर, पुलिया, खड़ंजा की व्यवस्था कहां से कर पाएंगी? ठीक बात। आप जितने सरकार के मंत्री हैं उन मंत्रियों की कॉन्स्टिट्यूएंसी का भ्रमण कर लीजिए और किसी का स्थानीय रोड सही हो तो मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। केवल उनके विधानसभा की सड़कें ठीक हो तो बता दीजिए। ये नहीं, वो लोग त्यागी लोग हैं, वो केवल अपने यहाँ काम नहीं कराते, पूरे प्रदेश में काम कराते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बजट आवंटन होता है, कहां जाता है? नगर पालिका क्या काम कर रही है? देखिए, स्मार्ट सिटी का आपने शुरू में जिक्र किया। मैं स्मार्ट सिटी पर आऊंगा, इन्होंने किया अभी आऊंगा चंद्रेश जी, स्मार्ट सिटी पर आऊंगा। स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, आप बताइए। मैं आ रहा हूं, स्मार्ट सिटी पर आऊंगा, अभी दूसरे राउंड में स्मार्ट सिटी पर आ रहा हूं। शबनम जी के पास चलते हैं। शबनम जी, बहुत सारे आरोप, और सबसे जो मैं वजह आपसे जानना चाहता हूं, आप भी लखनऊ की बासिंदा हैं, लखनऊ में हैं, और तमाम चीजें एक कॉमन मैन की तरह आप भी निकलती हैं। ठीक है, आपकी सरकार है, आपको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं होंगी, वो सब आपका गनर होगा, उतर के और रास्ता साफ करा देता होगा, वो बात अलग की बात है। लेकिन जो समस्याएं हैं, अगर पानी भरता है तो जाम लगता है, उससे बहुत सारी समस्याएं होती। और यहाँ तो लोगों के घरों में पानी भर गया, भयंकर स्थितियां, जो प्रमुख जगह थी वहाँ स्थितियां बड़ी खराब हुई। अनीस अंसारी साहब ने रखा कि भाई किस किस तरीके से किन स्तर पर लापरवाही हुई। इंजीनियर साहब ने पूरी चीज़ें बताई, और पॉलिटिकल लोग जो हैं, राजनीतिक लोग हैं, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, ये हमले कर रहे हैं। आप कैसे जवाब देंगे और क्या मूल वजह बताएंगी इसकी? शबनम जी। दुर्गेंद्र जी, मैं 3 भाग में जवाब दूंगी। पहला जो पॉलिटिकल लोगों ने बोला है, दूसरा जो हमारे अधिकारियों, पूर्व अधिकारियों ने बोला, और तीसरा इसकी मूल वजह बताऊंगी। और बहुत ही गंभीरता के साथ अगर सुने तो मुझे लगता है कि मेरे तर्क से आप लोग सहमत होंगे। सबसे पहली चीज तो जब मेरे राजनीतिक साथियों की बातें सुनी तो मुझे लगा इस जलभराव ने तो उन्हें एक राजनीति को चमकाने का एक मुद्दा दिया है शायद, क्योंकि जब ये सत्ता में थे तो ये जितनी बातें कह रहे थे, मैं सहमत हूँ कि हाँ, कहीं पे भ्रष्टाचार भी हो सकता है। जब सिटी को बसाया जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस तरीके का सीवेज सिस्टम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन सब बातों से मैं उनके सहमत हूँ। लेकिन जब ये लखनऊ शहर बसा हो या कानपुर शहर बसा हो तो सरकार किसकी हुआ करती थी, प्रदेश से लेके देश में, इसकी भी चर्चा इन्हें कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मैं उन मुद्दे पे नहीं जाना चाहती क्योंकि ये तू मैं है, ये इस विषय का समाधान नहीं है। अब हमारे जितने भी अफसर बैठे हैं, पूर्व अफसर, सबके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं अपने, जब वो अधिकारी रहे, अधिकारी के तौर पे काम किए, अनुभव रहा। पर मेरी याददाश्त में नहीं है कि लखनऊ हो या कानपुर हो, कभी ये कहा गया होगा पिछले, जब हमारी सरकार नहीं थी या किसी और की सरकार थी, कि इस अफसर ने आके इस शहर की सीवेज सिस्टम को, ड्रेनेज सिस्टम को ऐसा किया कि एक दिन भी जलभराव नहीं हुआ। तो मुझे लगता है ये जितनी बातें हुई सब कोरी बातें हुई, क्योंकि जब हम उतर जाते हैं उस जगह से, चाहे वो नेता हो या अफसर हो या अन्य लोग हो, जब उस पद से हट जाते हैं तो हम सारी चीजें सुनहरी दिखाते हैं। पद पे रहते हुए हम उसकी बचाव करते हैं, जैसे मैं भी बचाव करूंगी। अब मेरा बचाव ये है, देखिए मैं बहुत स्पष्टता के साथ बहुत मैं आपकी तारीफ करूंगा कि न्यूज़ के मंच से मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, प्रशंसा कर रहा हूं कि आपने कितने साफ हृदय से
ये बात रखे कि मैं भी करूंगा। बहुत बहुत जैसे काबिले तारीफ है। जैसे इन अफसरों ने, इन राजनेताओं ने अपने अपने बचाव किए, अब मेरी बात है। इस बात को मैं भी मानती हूँ कि जो प्राकृतिक आपदा है उससे इंसान कभी जीत नहीं सकता है, चाहे वो सुनामी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, बाढ़ आए, उससे इंसान जीत नहीं सकता। कुछ प्रबंध कर सकता है, पर 100% प्रबंध विश्व का कोई कोना आज तक नहीं कर पाया, और हम भारत देश भी नहीं कर पाए हैं। इसको मानने में मुझे कहीं गुरेज नहीं है। अगर सितंबर के महीने में कहा जाता है कि सबसे अधिकतम पूरे महीने बारिश होती रहे तो 211 mm की बारिश होनी चाहिए, लेकिन किसी एक दिन 213 mm की एक दिन हो जाए, तो अगर किसी शहर में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से भी शहर को बसाया जाएगा, हम अपने घर को बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाते हैं, नालियां बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाते हैं, हम पूरा फुल प्रूफ इंतजाम अपने घरों के अंदर करते हैं। पर अगर हम घरों के अंदर एक बाल्टी पानी के बजाय 1000 लीटर की कैन को बदल दें तो हमारे घर के कमरे में पानी आ जाएगा। इसको हम रोक नहीं सकेंगे और वो पानी धीरे धीरे जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमारे ड्रेनेज सिस्टम का भी प्रबंध है, क्योंकि ये ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट जब जारी किया जाता है तो वो उसका मतलब ही होता है, उसकी परिभाषा ये होती है कि जान माल की क्षति हो सकती है अति बारिश की वजह से, और वो हुआ। इस पे मुझे पूरी संवेदना है जिनकी क्षति हुई है और जो भी, लेकिन शासन प्रशासन रात भर लगा रहा उसे ठीक करने में। अब हमारे सीवेज सिस्टम की बात करिए, ड्रेनेज सिस्टम की, मुझे याद है, मैं ईयर नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इतना याद है कि कैंट की एक विधायक थी जिन्होंने लगातार प्रयास किया कि JNNURM, जबकि यूपीए की सरकार थी उस समय, उन्होंने ये कोशिश करती रही कि वहां पे जो ड्रेनेज सिस्टम अंग्रेजों का के टाइम का JNNURM पॉलिसी के तहत उसे ठीक किया जाए और नया ड्रेनेज सिस्टम कैंट इलाके में लखनऊ के स्थापित किया जाए। एड़ी चोटी एक लगा दिए सपा की सरकार, यूपीए की सरकार, उसने कहीं भी इस बात को किया नहीं। हमारी सरकार आई, विधायक भी बदले, उसके लिए कोशिशें भी हुई और अमृत योजना के तहत उस पे STP वगैरह कुछ बना और कुछ काम चल भी रहा है। जब बारिश हुई उससे पहले नगर विकास मंत्री ने सभी ड्रेनेज सिस्टम जो भी थे उनको सफाई कराने का किया। एक हमारी भी चूक होती है एज अ आम आदमी। आप मुझे गनर वाली और कोई इस तरीके का नेता मत समझिएगा, मैं बहुत मामूली सी हूँ, मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड भी नहीं होता है। तो मैं बता रही हूँ कि एक साधारण से आम जनता का ये कर्तव्य होता है कि अगर ड्रेनेज सिस्टम साफ हुआ है तो हम उसमें अपनी टूटी हेलमेट और या फटे गद्दे ना डाल दें। ड्रेनेज सिस्टम जब साफ होता है तो हमें ये सारी चीजें मिलती हैं, और जब साफ हो जाता है उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम आप ही अपने कूड़े करकट को डालकर उसको फंसाने का काम करते हैं। हम ठेकेदारी सिस्टम पे भी अगर प्रहार कर दें कि ठेकेदारी सिस्टम अच्छा नहीं है, तो देखिए किसी एक पे प्रहार करने का नहीं है। ये जो असर हुआ है, एक तो प्राकृतिक आपदा, और ये सभी की कहीं ना कहीं कमियां भी रही हैं। मैं नहीं कहती कि सरकार की कमी कहीं नहीं रही होगी, निश्चित होगी, थोड़ी ठेकेदारी सिस्टम की भी होगी, नागरिक की भी होगी, उन अफसरों की पूर्व और अभी विराजमान अफसरों की भी होगी, क्योंकि हर समय शहर बसने के बाद से हमारा शहर, मैं आपको बता दूं, 700 से 900 वर्ग किलोमीटर प्रति साल हमारा शहर बढ़ रहा है लखनऊ। पर अगर शहर बढ़ रहा है तो हम चिंता करते हैं कि हमारा मकान आलीशान बन जाए, पर सरकार ने जो नाला और नाली रखा है उसके ऊपर भी हम चढ़ के बैठ जाए तो कोई हमें रोकने ना आए। और पिछली सरकारों में जिस तरीके से अतिक्रमण हुआ, इसको मैं सरकार पे दोष देते हुए नहीं, इस बात को बताना चाहती हूँ कि अगर सारा ठेकरा मौजूदा सरकार पे आप करते हैं तो ये अतिक्रमण पे जो इतने लंबे समय से कार्रवाई हो रही है, जो नाकारे अफसरों पे इतने लंबे समय से कार्रवाई हमारी सरकार आके करी, जो माफियाओं पे कार्रवाई कर रही है, इसको आप नकार नहीं सकते। शबनम जी, मुझे लगता है कि आप की पूरी बात लगभग 99% आ गई, 1% का मैं दावा नहीं करता। बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आपने बातें कही। बहुत जल्दी से कांग्रेस के साथी, अब चूंकि मंथन बिल्कुल अंतिम सोपान पर है, अनीस अंसारी साहब को भी मुझे लेना है और बाकी साथियों को भी लेना है, तो बहुत जल्दी में जवाब दीजिएगा। कांग्रेस के साथी चंद्रेश कुमार सिंह,
शबनम जी ने कहा कि भाई आपने जब ये शहर बसे होंगे उत्तर प्रदेश में या वो सेप ले रहे होंगे तो आपकी सरकारें थी, आपने कोई काम नहीं किया। जेएनयू-आरएम का एक उदाहरण उन्होंने दिना कि रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की ही विधायक थी और वो चिल्लाती रही और आप लोगों ने काम नहीं कराया। बहुत सारी चीजें उन्होंने कही, आप किस तरह इसका जवाब देंगे? चंद्रेश जी की बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं रखता हूं। नगर निगम में जब से मैंने होश संभाला है तब से शबनम जी की पार्टी की सरकार है लखनऊ में, 15-20 साल से तो मेयर इनके ही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि नगर पालिका की जो भूमिका है उसको हम नजरअंदाज इस विषय पर नहीं कर सकते। पहली बात ये। दूसरी बात, जहां से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के विधानसभा का आप उदाहरण ले लीजिए। मुख्यमंत्री जिस विधानसभा से आते हैं वहां पर घुटने भर पानी एक बरसात में लग जाता है। पिछले 8 साल में योगी सरकार ने उक्त समस्याओं के समाधान के लिए क्या पहल किए, क्या स्कीम्स लेकर आए? अनऑर्गेनाइज तरीके से शबनम जी कह रही ना कि टूटे गद्दे और हेलमेट मत डालो भाई, व्यवस्थित करने के लिए सरकार टूटे गद्दे और हेलमेट करीब मत डालो, जनता का भी दोष है। हर शहर में अनऑर्गेनाइज कॉलोनियां जो डेवलप हो रही हैं उसके सॉल्यूशन के लिए इन्होंने क्या कदम उठाए? शबनम जी आएंगे, अभी आपके पास आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज तरीके से पहले कॉलोनी डेवलप हो जाती है, लोग मकान बना के रहने ठीक बात है, ठीक बात है। ये सवाल आ गया चंद्रेश जी, ये सवाल आ गया के पास कोई मॉडल इंजीनियर जनक प्रसाद जी, अभी आपकी तो सरकार अभी बस नई नवेली पार्टी है और सरकार आपके 2 राज्यों में है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की भूमिका पर उन्होंने सवाल उठाया है और कहा कि भाई जनता की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आप टूटे हेलमेट और गद्दे डाल दोगे तो नाला चौक होगा ना, कितनी भी सफाई वो लोग करा दें। सर एक चीज बड़ी कॉमन सी मैं भाजपा के प्रवक्ताओं में देखता हूं, वो कहीं से शुरुआत प्रॉब्लम की स्टार्ट करते हैं ना, वो ये भूल जाते हैं कि 10 साल इनकी सरकार रहे वो चल गई सेंट्रल में और 5 साल माननीय अटल जी की सरकार चल गई थी। तो ये शुरुआत जो प्रॉब्लम नगर निगमों में आप भूल जाते हैं, नगर निगमों में बहुत सालों से हैं लोग सरकार। बिल्कुल वो स्टार्ट करते हैं नेहरू की प्रॉब्लम से। उनकी मानसिकता वो नेहरू पे जाके सुई अटकी हुई है इनकी। इनको ये भूल जाते हैं कि भैया हमको भी काम करते हो गया है। नहीं, लेकिन शबनम जी को मैं अलग करूंगा उन प्रवक्ताओं से। शबनम जी ने बहुत ईमानदारी से आत्मा से बातें कही। शबनम जी आऊंगा आपके पास बहुत जल्दी। नेहरू पे पहुंच गई थी जी मैडम। वो सर वो इशारों में वो बैक सरकारों का ही दोष शुरू किया था, लेकिन वो भूल गए कि हम भी किस सरकार में रहे हुए हैं। तो समस्या केवल यह है कि आपकी नीयत में प्रॉब्लम है कि मुझे कोई अच्छा काम, आप अपना घर बनाते हैं तो एक चीज चुन के लेके आते हैं, अच्छी डिजाइन करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है। जब आप पब्लिक का काम करने जाते हैं वही प्रॉब्लम। अरे भाई मुख्यमंत्री जी यदि अपने विधानसभा की व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं, प्रदेश की व्यवस्था क्या है? सभी हैदर साहब के पास जाएंगे, फिर फाइनल कमेंट के लिए अनीस अंसारी साहब पास जाएंगे। सभी हैदर साहब, ये क्या सोल्यूशन क्या है इसका? शबनम जी ने बहुत सारी बातें बताई, आपने सुनी। मछली बाजार मत बनाइए, बड़ी चीज है। मछली बाजार मत बनाइए। शबनम जी भी आ रहे हैं आपके पास। सभी हैदर साहब बोलिए। हाँ, इसमें सर एक तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनते हैं, ये बनने चाहिए जो काफी पहले से ही यूज होते हैं। तो काफी बरसात का पानी जो है वो अंडरग्राउंड चला जाएगा और बाद में वो यूज भी होगा। और इसी तरह से सीवर के लिए जो है एसपीपी जगह जगह बनने चाहिए, जहाँ नहीं बन रहे हैं तो ये सीवर का जो ब्लॉकेज है ये खत्म होगा। तो ये मेरे 2 सजेशन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट और एसटीपी जरूर बनने चाहिए। ठीक बात। अनीस अंसारी साहब आपके पास आ रहा हूं और इस विषय को एक तरीके से इसका समझ चाहता हूं आपसे, कंक्लूड एक तरीके से कंक्लूजन टाइप का, कि कुल मिलाकर शबनम जी की बातें आपने सुनी, सभी साथियों की आपने बात सुनी। एक तो हमें जरा इसका भी जवाब आपसे चाहिए कि ये जो स्मार्ट सिटी का क्या मसला है? जहां देखो स्मार्ट सिटी लिमिटेड लगा हुआ है, सड़कों के वही हाल हैं, पानी वैसे ही भर रहा है। इस पे जरा थोड़ी रोशनी जरूर डालिएगा। एक तो ये चीज जो डिबेट में नहीं आई है उसका इशारा जरूरी है। 73rd अमेंडमेंट में ग्राम पंचायतों को और 74th अमेंडमेंट में नगरीय पंचायतों, नगर महापालिका वालों को जी फंड फंक्शंस और फंक्शनरी, यानी उनके एरिया में जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिनसे कोऑर्डिनेटेड काम होना चाहिए, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, इन सब के ऊपर नगर महापालिका के इलेक्टेड बॉडीज का कंट्रोल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, फाइनेंशियल भी, और अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल हो। ये चीज जिन रियासतों में की गई है, जैसे कर्नाटक में हुई है, केरल में
बहुत अच्छे तरीके से हुई, वेस्ट बंगाल में हुई है, गुजरात में हुई है, बंद हुई को वो इख्तियारात नहीं दिए गए जो 74th अमेंडमेंट के तहत मिल जाना चाहिए था। जितने भी लोकल मैटर्स हैं उनसे मुतालिक सारे डिपार्टमेंट के फंड्स, उनसे मुतालिक सारे अधिकारी और उनके जो फंक्शंस उस पे इलेक्टेड बॉडीज का होना चाहिए। ये पॉलिटिकल इशू है, लेकिन इसको कोई समझ तैयार नहीं। एक तो ये चीज मैं फ्लैग करना चाहता हूँ कि ये वक्त आ गया है जब यूपी बिहार जैसी बड़ी रियासतों को कॉन्स्टिट्यूशन की चीज को लागू कर देना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने बातें रखी उस सब में थोड़ा थोड़ा सच्चाई है। ये भी सही है सिस्टम में, ये भी सही है कि सिटीजन का जो रोल है वो थोड़ा सा नेगेटिव है और लोग इनको इन्वारा करते रहते हैं नालियों पर भी, पब्लिक लैंड पे भी, और खासतौर से ड्रेनेज के जो सेंटर्स हैं झील वगैरह वो ऑलमोस्ट बिल्कुल आबादी में कन्वर्ट हो गए। अब इसका सोल्यूशन तो यही है कि नगर पालिका पब्लिक से कोऑपरेशन करके पब्लिक वॉइसेस को लेके और फिर प्लान करे चीज़ों को। हेलो, ये नगर पालिका नगर पालिका है जो गवर्नमेंट के फंड का सही तरीके से इस्तेमाल करें। नई प्लानिंग बहुत जरूरी है, खासकर जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बनती चली जा रही है और वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, न तो ड्रेनेज है न सीवरेज का सिस्टम है, इनफैक्ट बिजली तक नहीं जाती क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती तो वहाँ बिजली भी नहीं जाती। इसकी वजह से बहुत सी परेशानियां हैं। इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए, रेगुलराइज करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक बात। शबनम जी, बड़ी बड़ी बहुत 90 तुले सदे शब्दों में अनीस साहब ने इस बात को रखा है और मुझे अच्छी तरह याद है कि 74वां संशोधन जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान नगर विकास मंत्री थे, तो आपके सारे मेयर गोलबंद होकर मांग करते थे कि भाई आजम खान साहब मारे डाल रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। मैं उससे पहले से और अब जब आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में 6 साल से, तब आप उनको 74वां संशोधन करके नहीं दे रहे हैं। और पूरे देश में शायद उत्तर प्रदेश और बिहार 2 राज्य हैं, तो एक तो इसको नोट कर लीजिए, अपनी सरकार से जरूर बात कर लीजिए कि भाई जिसके लिए आपके मेयर, क्योंकि नगर निगमों में आपका ही राज रहा है वर्षों से कम 30 साल से आप नगर निगमों में आपका राज है और ये जनता के लिए आप काम करते होंगे, इसीलिए आते होंगे। मेरा भाई इसका सीधा फंडा यही है। तो जिन मुद्दों के लिए आपके मेयर संघर्ष करते थे, दूसरी सरकारों से लड़ाई करते थे, अब आपकी सरकार आगे दे दीजिए 74वां संशोधन, झंझट खत्म हो जाए। शबनम जी, फाइनल कमेंट बहुत शीघ्रता से। जी दुर्गेश जी, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ जो 74वां अमेंडमेंट की बात इन्होंने कहा। शायद और ये भी बताना चाहती हूँ दुर्गेश जी को कि चंद्रेश जी को कि जिस तरीके से 74वां संशोधन नहीं होने की वजह से JNNURM का फंड
यूपीए की सरकार की वजह से हम फेलियर वहां पे रहे। अब एसटीपीज बन रहे। आम आदमी पार्टी कहीं से शुरुआत करती है, वो सीएम भी बन जाते हैं, तो मैडम मैं बीच में आपको समाप्त करूंगा। चंद्रेश जी मछली बाजार मत बनाइए। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सबनम जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए। अनीस अंसारी साहब का बहुत शुक्रिया, चंद्रेश सिंह का बहुत शुक्रिया। नहीं है, अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर के साथ आपको छोड़ जाएंगे कि एक चोर, चोरी के लिए तो उसने तमाम हिकमतें लगा दी, लेकिन जब उसके साथी छोड़कर चले गए तो उसका क्या हुआ। इस वीडियो को देखिए, इस तस्वीर को देखिए और इससे सबक लीजिए। ये चोरी का वीडियो दिखाने का कोई मेरा मकसद हंसी ठिठोली नहीं, ये सबक है। हर चीज इंस्पायर्ड करती है। आप सोचिए कि क्या आपको सबक लेना है। कम से कम चोरी का सबक तो किसी को नहीं लेना चाहिए। चोरी करना पाप है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नहीं है, देखो पीछे बना बना ले पानी बरसा। ये छोटू छोटू इधर आराम से भूते पकड़ 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 सही टाइम पे आगे चंद्रशेखर आगे very good.